वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। शैली मैम, मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर शैली गुरवानी और चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस नीट 2025 और जेईई मेंस 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे हमने कंसंट्रेशन टर्म सारी पढ़ ली थी। मॉक टेस्ट मैंने दिया है, सॉल्व करना है ना। कल मैक्सिमम इस क्लास के जस्ट बाद में आपका मॉक टेस्ट का क्या आएगा, वीडियो सॉल्यूशन। लाइव क्लास लेऊंगी, मैसेज डाल दूंगी, नोटिफिकेशन ऑन रखना, पहुंच जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नया वीडियो आपके तक पहुंच जाए। 1000 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है हमारे इस चैनल पे। अगर छाटेंगे ढूंढेंगे तो हर तरह के टॉपिक पे आपको एक वीडियो मिलेगा, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो। ठीक है, चलो वापस अपनी बात पे आती हूँ। कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा सॉल्युबिलिटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्युबिलिटी, और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता, है ना। सॉल्युबिलिटी, हम कोई चीज़ को क्या करने वाले हैं, डिसॉल्व करने वाले हैं। सो सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो देखो हमारे कोर्स में ना 2 सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, अगर मैं 12th की बात करूँ, अच्छा देखो बहुत जगह तो ना ये पढ़ाया ही नहीं है, हमें नीट में ये नहीं पढ़ाया। नीट एनसीईआरटी में से पेपर बनता है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में से पेपर बनता है, और जेईई मेंस में भी एनसीईआरटी के अंदर से पेपर बनता है। तो कोई चीज़ कम इम्पॉर्टेंट है और ना पढ़ूं, ऐसी गलती ना करना, है ना बच्चे। एक एक नंबर जो तुम छोड़ रहे हो ना, एक एक क्वेश्चन जो तुम छोड़ रहे हो ना, वो तुम्हारी रैंक छोड़ो ना, सिलेक्शन को पीछे ले जा रहा है। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ूं या ना पढ़ूं वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन छोड़ना तो नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, चलो तो सॉल्युबिलिटी मैं आपको कहने वाली थी कि भाई सॉल्युबिलिटी हमारे कोर्स में 2 चीज़ों की है। क्या तुम सॉलिड को घोलना चाहते हो, है ना, घोलना लिक्विड में ही है, पानी में हर चीज़ घोलनी है, लेकिन क्या तुम सॉलिड को घोलना चाहते हो कि तुम गैस को घोलना चाहते हो। तो बेटा सॉल्युबिलिटी हमारे पास है सॉलिड इन लिक्विड, कि मैं किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहती हूँ। और दूसरी जो सॉल्युबिलिटी मेरे पास है वो है गैस इन लिक्विड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड और दूसरी क्या है तो गैस इन लिक्विड। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को बस एक पॉइंट लिख लेती हूँ, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इससे डिनोट करते हैं। अगर आप लिक्विड में गैस को घोलना चाहते हो तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते लिक्विड इन गैस, हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी तो डायरेक्ट हम ग्राम पर लीटर में बात कर लेंगे। ठीक है, अब है क्या, तो देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप तो ऐसा करो सॉल्युबिलिटी का ही डिफिनेशन दे दो, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, है ना। तो पहले सॉलिड वाली बात कर लेते हैं, फिर लिक्विड की बात कर ले। तो बेटा सॉल्युबिलिटी मतलब मान लो मैंने क्लास में से 4 बच्चे जो है वो उठा लिए और उन चारों को मैंने एक एक पैकेट दे दिया और मैंने कहा कि देखो ये सब्सटेंस है, मुझे इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ। ठीक है, मैंने आपको एक पैकेट दे दिया और मैंने कहा सॉल्युबिलिटी बताओ, तो तुम क्या करोगे, मान लो मैंने कोई सॉल्वेंट बोला ही नहीं तो तुम कहोगे ठीक है मैडम पानी में घोल के देख लेते। ओके, घोल दो, है ना। अब सारे बच्चे वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पैकेट को डिसॉल्व कर रहे हैं और सॉल्युबिलिटी बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, सबको क्या करना पड़ेगा, वाटर का अमाउंट कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ये तो नहीं कोई 100 ग्राम में घोल रहा है, कोई 500 ग्राम में घोल रहा है, कोई 1 लीटर में घोल रहा है, कोई 2 लीटर में घोल रहा है, ऐसे तो नहीं है ना। तो आप फिक्स कर लो कि हम सब 100 ग्राम्स वाटर लेंगे। ठीक है, फिर कोई ठंडे पानी में घोल रहा है, कोई गर्म पानी में घोल रहा है, तो आंसर अलग आएगा। सो टेम्परेचर शुड बी सेम, है ना। ताप तो समान रखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना कि मर्जी बड़े काम चल रहा है। तो आप कहोगे अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, और 100 ग्राम सॉल्वेंट हम फिक्स कर लेते हैं, 100 ग्राम हम ले लेते हैं, 1 लीटर लेना 1 लीटर ले लो। ठीक है, और उसमें तुम देखो सॉल्यूट कितना घोला जा सकता है। 100 ग्राम मिनिमम ले लो कि 100 ग्राम जो है इसमें हम घोल के देख लेते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, मैक्सिमम अमाउंट अधिकतम मात्रा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि अगर मैं 1 लीटर ले लूँगी तो फिर वही होगा, टेम्परेचर बदलूंगी तो फिर सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी। तो आपको मैंने सिखाया ही था कि वेट बाय वेट टर्म को ही हम प्रीफर करते हैं, है ना। और हम जनरली पूरी केमिस्ट्री में ना मोल फ्रैक्शन के हिसाब से सॉल्युबिलिटी बताते हैं ताकि झंझट ही नहीं टेम्परेचर का।
ठीक है। और यहाँ पे भी हम अपना रिजल्ट जो दे रहे हैं वो सारे बच्चे सेम आंसर देते हो, हम कह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख लो पहले से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या है ना बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या है, तो तुम बताओ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहले तो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लो, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भाई, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, जिसको हम घोल सकते हैं, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन, ठीक है भाई, घोल सकते हैं, किस में घोलना है, तो दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपने टेम्परेचर फिक्स कर लिया और 100 ग्राम सॉल्वेंट भी फिक्स कर लिया, और आप बता रहे हो ज्यादा से ज्यादा मैं कितना चीज जो है उस सॉल्वेंट के अंदर घोल सकता हूं, दैट इज सॉल्युबिलिटी, कोई टेंशन नहीं है। तो हम कहेंगे चलो सॉल्युबिलिटी तो हो गया। नेक्स्ट आता है बच्चे फैक्टर्स अफेक्टिंग टू, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। आप कोई चीज घोलना तो चाहते हो, कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करेगा, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सॉल्युबिलिटी। तो बेटा पहला फैक्टर जो आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे नेचर, किसका, तो हम कहेंगे देखो तुम कोई सॉलिड को घोलना चाहते हो तो किसको घोल रहे हो, क्या तुम नमक घोल रहे हो पानी में, तो नमक पानी में घुलता है क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड है, आयंस में टूट जाएगा। ग्लूकोज घुलते हो तो ग्लूकोज पानी में घुलता है क्योंकि वो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो वजह अलग अलग, ऐसे नहीं है कि मर्जी पड़े वो चीज़ घुल रही है क्योंकि वो आयोनाइज्ड होगी, आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनाइज्ड हो जाएगा, आयोनिक कंपाउंड नहीं है तो आयोनाइज्ड तो नहीं होगा। तो दूसरी एक ही वजह है, वो क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक और वजह हो सकती है पोलर पोलर, सेम कम्युनिटी, तो वो मिक्स हो जाते हैं। कैसे, तो बता रही हूँ। तो पहला फैक्टर जो तुम्हें लिखना है ना बेटा, वो तुम्हें क्या लिखना है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो, तो देखो इसमें हम सीधी और साफ बात कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, सॉल्युबिलिटी है ना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, इट फॉलोज द कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, तो हम कहेंगे देखो लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, है ना, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, मतलब हर कोई अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को पसंद कर रहा है कि अगर मैं पोलर हूँ तो पोलर के साथ आराम से मिक्स हो जाऊँगा, अगर मैं नॉन पोलर हूँ तो मैं नॉन पोलर के साथ आराम से क्या हो जाऊँगा, मिक्स हो जाऊँगा। लेकिन मैं पोलर हूँ, वो नॉन पोलर है, तो मिक्स होना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, जब तक कोई स्पेसिफिक रीज़न ना हो, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके, जनरली ये कॉन्सेप्ट लगता है, फॉलोज द कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप लिखेंगे लाइक, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, बोलो बेटा, क्लियर है, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, समान समान को घोलता है, मतलब तो मतलब सिर्फ इतना सा कि सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है, तो मिक्स होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है बेटा। पोलर को हिंदी में ध्रुवीय बोलते हैं, है ना, तो पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट है, तो आप बोल दो कि भाई घुल जाएगा, कोई मना ही नहीं, पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्वेंट, तो आप लिख दो मिसिबल, है ना, मिसिबल, मिक्स हो जाएगा, विलय हो जाएगा। अब ऐसा कौन है, तो मैं कहूँगी देखो पोलर सॉल्यूट का एग्जाम्पल दो, हैं, पोलर सॉल्यूट का एग्जाम्पल दो, तो हम कहेंगे पोलर तो बहुत सारे, आयनिक कंपाउंड ही ले लो, सारे पोलर ही तो होते हैं, है ना, आयंस में टूट जाते हैं, लेकिन होते तो पोलर ही है, ठीक है। तो पोलर की जगह आप आयोनिक भी लिख सकते हो, चलेगा। अब पानी पोलर सॉल्वेंट है क्या, तो हम कहेंगे हाँ भाई, वाटर क्या है, वाटर जो है इसका एग्जाम्पल क्या लिख दो कि हाँ वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। और यहाँ तो यहाँ मेरे पास सॉलिड ही है ना बच्चा, तो मैं यहाँ सीधा एग्जाम्पल आयोनिक कंपाउंड्स लिख लेते, वो तो पूरे ही पोलर है, वो तो आयंस भी टूट जाएंगे, तो आयोनिक कंपाउंड कुछ भी ले लो, तो देखो NaCl है, KCl है, K2SO4 है, ये सब के सब वाटर में डिजोल्व होंगे, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये आयंस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो चूंकि ये आयंस में टूट जाते हैं और वाटर के साथ आराम से क्या हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं,
लाइक अगर मैं तुम्हें कहूँ कि NaCl वाटर में घुल रहा है, वजह क्या है? ऐसा करो कि मुझे बताओ NaCl इन वाटर घुल गया, आपको लगेगा नहीं मैडम पोलर तो नहीं है, तो आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, चलो मान लिया आयनिक कंपाउंड है। तो देखो NaCl में क्या है, तो मैं कहूँगी Na+, Cl क्या है माइनस, पानी में आएगा तो गायब हो जाएगा, तो आयनिक कंपाउंड आयंस में स्प्लिट होगा। अब बेटा वाटर में क्या है, तो वाटर आपका पोलर है ना, मतलब वाटर के टुकड़े नहीं होते, वाटर का एक हिस्सा नेगेटिव है OH- और एक हिस्सा पॉजिटिव है H+। तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो इस प्लस को चारों ओर से घेर लेगा। वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो इस प्लस को चारों ओर से घेर लेगा, और वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस माइनस को चारों ओर से घेर लेगा। ठीक है भाई, ऐसा कुछ है तो बिल्कुल है। तो देखो आयंस भी है, डाइपोल भी है, प्लस माइनस क्या है, आयंस है। और ये ऐसा जो बनाते हैं ना आप एक ऐसा इस तरह का कंपाउंड, दैट इज एक पार्ट पॉजिटिव अनदर पार्ट नेगेटिव, दैट इज पोलर। तो अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने नमक को पानी में घोला है, कौन सा इंट्रैक्शन काम कर रहा है, तो आप बोलो कि देखो आकर्षण तो आयन और डाइपोल के बीच में है ना। कभी भी कोई आयोनिक कंपाउंड को जब तुम वाटर में डिसॉल्व करते हो या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, दिस इज आयन दिस इज डाइपोल, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन काम करता है। अब इतना इंट्रैक्शन, तो फिर आयन्स तो आपके अलग अलग हो रखे हैं, बीच में पानी। तो देखो वाटर आयन, वाटर आयन, वाटर फिर आयन, फिर वाटर फिर आयन, तो ए बी, तो मिक्स है तभी तो ए बी है, नहीं मिक्स होता तो ए अपना अलग ही रहता और बी अलग ही रहता, तो हम कहेंगे नहीं तो मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है ना कि अगर हमारा सॉल्यूट पोलर है, ध्रुवीय है, सॉल्वेंट भी पोलर है, ध्रुवीय है, तो आराम से मिक्स हो जाएगा। जब कोई आयोनिक कंपाउंड को हम पोलर सॉल्वेंट में घोलते हैं, ये चीज़ इसमें घोली जाती है, तो ये इंट्रैक्शन काम करता है। ये सवाल बनेगा बच्चा कॉम्पिटिशन। When an ionic compound dissolved in polar solvent, which kind of interaction works? तो ये मत लिखना पोलर पोलर। जब आयोनिक कंपाउंड घोल दिया है तो वो आयंस बना रहा है, तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है, पोलर पोलर नहीं बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। सवाल बनेगा तो उत्तर देने की कोशिश करेंगे और सही। ठीक है यार, तो हर तरह का सॉल्ट घुल जाएगा, तो बिल्कुल। सॉल्ट का मतलब ये है कि जो आयंस देता है, सॉल्ट का मतलब टेबल सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट का मतलब ही है केमिस्ट्री में एक पॉजिटिव नेगेटिव आयन देने वाला सब्सटेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली बेटा नॉन पोलर सॉल्यूट, क्या भाई नॉन पोलर सॉल्यूट, जिसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, इसमें प्लस माइनस नहीं है, है ना, और नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, इसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं है, इधर उधर का कोई जुगाड़ नहीं है, तो ये दोनों भी एक जैसे हैं। संत को मिल गया संत, संगत बन गई सत्संग, है ना, तो ये इसको भी कोई दुनियादारी की नहीं पड़ी है, इसको भी नहीं पड़ी है, दोनों मिल गए, तो दोनों भगवान का नाम जप रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। तो इफ दे बोथ आर नॉन पोलर बच्चे, तब भी तुम क्या बोलोगे कि भाई मैडम ये तो सॉल्यूबल है, बोलो, या मिसिबल है। अब उदाहरण दो नॉन पोलर का, तो देखो नॉन पोलर सॉल्यूट, तो आप ले लो ठोस I2, सॉलिड I2। अब I2 में तुम क्या एक I को प्लस और दूसरे को माइनस करोगे क्या, भाई काय के प्लस माइनस, तो हम कहेंगे ठीक है। या फिर सल्फर, है ना, सॉलिड सल्फर आपका रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक, बीटा क्या बोलते हैं, प्लास्टिक, कोलोइडल, मिल्की, 5 तरह का होता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ठोस I2, सॉलिड सल्फर है, या फिर सॉलिड क्या है आपका S8 है, ठीक है, सल्फर है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल दो, तो हम कहेंगे यहाँ पे आप उदाहरण ले लो, ये भी एग्जाम्पल सीधे। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल तुम बेंजीन ले लो, ठीक है भाई, या फिर तुम CCl4 ले लो, तब भी ठीक है ना। तो ये लोग क्या है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो तुम बोलो मिसिबल, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन इन CCl4 तुमने बहुत बार सुना होगा, तो हम कहेंगे हाँ, तो ब्रोमीन इन CCl4 भी नॉन पोलर इंट्रैक्शन का उदाहरण है। ठीक है, अब नॉन पोलर इंट्रैक्शन जो है ना बच्चे, वो वैन डर वाल इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि नॉन पोलर तो एक नेचर है ना, कि भाई इसमें भी प्लस माइनस नहीं है, इसमें भी प्लस माइनस नहीं है, तो क्या है, कैसे घुला, आकर्षण तो होगा तभी घुलेगा, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
लंदन फोर्सेस है, वो हम गैसेस स्टेट में डिस्कस करेंगे। अब ध्यान रखना बेटा, ब्रोमीन जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है ना। मैंने यहाँ एग्जांपल जरूर दे दिया कि भाई नॉन पोलर था, लेकिन ब्रोमीन सॉलिड थोड़ा है। अब तुम कह दो नहीं आप तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहे हो लिक्विड में, तो फिर ब्रोमीन क्यों लिया? ठीक है, लिया है क्योंकि ये पॉइंट मैच कर रहा था, बट एक्चुअली तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, क्या ही दिक्कत है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर है, सॉल्यूट का नेचर, सॉल्वेंट का नेचर। ठीक है, दो तरह की एंथैल्पी और वर्क करती है ना। व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड, अगर मैं आयोनिक कंपाउंड की बात करूं, ठीक है, अब आयोनिक में भी क्या होता है कि देखो 100% आयोनिक तो है नहीं, है ना। आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, फैजान्स रूल पढ़ के आए हो, भाई इतना परसेंट आयोनिक है, इतना परसेंट कोवेलेंट है, 100% तो नहीं है। तो आयनिक कंपाउंड, या मैं एक सिंपल पोलर कंपाउंड की बात कर लेती हूँ। व्हेन अ पोलर कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड, क्योंकि फिर मैं आयनिक लिख देती हूँ कि 100% आयनिक की बात नहीं कर रही, ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, है ना। और पोलर सॉल्वेंट की जगह मैं वाटर ले लेती हूँ, ठीक है, ओके भाई, डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो बच्चे दो तरह की एनर्जी काम करती है, टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, दो तरह की ऊर्जाएं काम करती हैं, टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज वर्क। कौन सी एनर्जी काम करती है बोलो? तो हम कहेंगे देखो, मान लो अगर आपका आयनिक कंपाउंड है तो प्लस और माइनस को अट्रैक्शन से बांध के रखने वाली जो एनर्जी है ना, ये प्लस माइनस कहेंगे नहीं, हम अपने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने में अट्रैक्शन तो है। तो इसको बांध के रखने वाली एनर्जी है लेटिस एनर्जी, लेटिस एंथैल्पी। लेटिस बना हुआ रहना चाहिए, लेटिस इसका जाल, इसका क्रिस्टल जो है, इसका घर बना रहना चाहिए भाई, अपन को अलग नहीं होना है, तो भी लेटिस बना हुआ रहेगा। और जब तुम इसको पानी में घोलते हो तो मैंने तुम्हें क्या कहा, प्लस को वाटर का माइनस घेर लेगा और माइनस को वाटर का प्लस घेर लेगा, है ना। जैसे मान लो एक कपल है, वो कोई मैरिज में गया है, अब वो मैरिज में गया है तो जो फीमेल है उसको अपनी फ्रेंड्स घेर लेंगी और जो मेल है उसको अपने फ्रेंड्स घेर लेंगे, तो ये दोनों का जो फैमिली है, लैटिस है, वो तो अलग होगी। अब इसका इंटरेक्शन अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा है, इसका इंटरेक्शन अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा है, तो एक दूसरे को तो भूल ही गए, तो लैटिस तो ब्रेक हो गया, है कि नहीं। तो ये लैटिस ब्रेक हो सकता है अगर इधर वाला इंटरेक्शन ज़्यादा है। तो बच्चे जब हम कोई कंपाउंड को पानी में घोलते हैं ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, है ना, कि भाई आप दोस्तों के साथ मिले क्या, तो हम कहेंगे हाँ दोस्तों के साथ तो मिले। ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर तब कौन सी एनर्जी है, तो बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी है ना। आप पानी कोई चीज़ दोगी, केमिस्ट्री का तो रूल है, ठीक है। अब एंथैल्पी और एनर्जी एक ही है, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, केमिस्ट्री में हमारे पास जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में होती है। तो इफ एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ हीट, तो जब एनर्जी को हम हीट के फॉर्म में लेते देन वी टर्म यूज करते हैं कौन सी, एंथैल्पी। अदरवाइज एनर्जी लिखो ना, मना कौन कर रहा है, ठीक है। अब तो दो तरह की एनर्जी हो गई, ठीक है, भी मान लिया हमने, आप कह रहे हो एक तो है लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी, और सिंस इट इज वाटर, भाई पानी की बात कर रहे हो तो हाइड्रेशन, अदरवाइज सॉल्वेशन बोल देना। इफ यू आर यूजिंग अनदर सॉल्वेंट, कुछ और ले रहे हो, बेंजीन में घोलो, है ना, या पोलर में चाहिए तो भाई अल्कोहल में घोल दो, ठीक है। तो पोलर ले रहे हो तो तुम उसमें तुम सॉल्वेशन एनर्जी बोल देना, पर्टिकुलर कोई सॉल्वेंट हो, विलायकन ऊर्जा। लेकिन पानी में बात करोगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, जल योजन ऊर्जा, ठीक है। अब कहना क्या चाहते हो, इतनी सारी बातें समझा दी, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हूँ कि भाई ये हमारा एक कपल था, है ना, ये मान लो हमारी आलिया भट्ट है, ये हमारा रणबीर कपूर है, ये इनके बीच में अट्रैक्शन है, ये इनका घर बना हुआ है, दिस इज लेटिस एंथैल्पी, ठीक है। अब लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा है कि भाई ये दोनों तो एक दूसरे के साथ ही रहना पसंद कर रहे, है ना, और बाकी इनके फ्रेंड्स के साथ मिलना ही पसंद नहीं कर रहे, तो लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम। तो हम कहेंगे हाइड्रेशन, पानी में जा ही नहीं रहे, घुल मिल नहीं रहे, तो घुल मिल नहीं रहे तो फिर घुलेगा कैसे, नहीं घुलेगा। तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, तो मना कर दो भाई नहीं घुलना है, इनसॉल्युबल। आई बात समझ में। लेकिन क्या हुआ कि भाई ये लोग पार्टी में गए, है ना, और दूसरे लोगों से मिल गए,
है ना, इनके दोस्त इनको ले गए और ये अपने दोस्तों के साथ रवाना हो गए, है ना। ये कहेगा भाई मेरे को तो पानी का, वाटर का नेगेटिव वाला पार्ट ही ठीक लग रहा है ना। और ये वाला क्या कहेगा, मेरे को तो वाटर का पॉजिटिव वाला पार्ट ही ठीक लग रहा है। तो बेटा यहाँ जो इंट्रैक्शन है ना, ये वाला इंट्रैक्शन जो है ये हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो गए तो हम दोनों साथ में थे, फिर हम अपने दोस्तों के पास चले गए, तुम अपने दोस्तों के पास चले गए, फिर हम दोनों एक दूसरे को भूल गए, तो घुल मिल गए। तो घुल मिल गए तो पानी में घुलोगे तो फिर सॉल्यूबल लिख दूँ क्या, है ना। तो तुम कहोगे अब क्या कर सकते हैं मैडम, आप सॉल्यूबल लिख दो, तो सॉल्यूबल लिख देंगे, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। समझ में आ गया। तो लेटिस मतलब घर, घर बना हुआ है तब बना हुआ रहेगा जब दूसरे लोगों से नहीं मिलोगे, है ना। और अगर हाइड्रेशन ज़्यादा है, घुलना मिलना है, तो फिर घर आपका बना हुआ रहेगा नहीं, लेटिस खुल जाएगा, आयंस खुल जाएंगे, ऐसे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब बात आती है टेम्परेचर की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो अफेक्ट करता है ना बच्चे, वो अफेक्ट करता है आपको सॉलिड की क्या बोले, लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। तो सेकेंड पॉइंट जो अफेक्ट करता है दैट इज टेम्परेचर। अब भाई टेम्परेचर का क्या ही रोल हुआ, तो देखो जनरली हम मानते हैं कि भाई गर्म पानी में चीज़ें ज़्यादा घुलती है ना। अगर मैं तुम्हें पर्टिकुलर कोई नेचर नहीं दूँ, अगर मैं तुम्हें कोई कंपाउंड नहीं दूँ और मैं कहूँ कि ये ना एक कंपाउंड को कोल्ड वाटर में डिजोल्व किया और हॉट वाटर में डिजोल्व किया, तो जनरली बता रही हूँ इन 99% केसेस क्या होगा, तो तुम कहोगे गर्म पानी में ज़्यादा घुलता है, ठंडे पानी में कम घुलता है, तो टेम्परेचर राइज होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन मैं कहूँ नहीं भाई चूना घोलना है, तो यार चूना घोलना है तो गलत बात है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वाटर में जाएंगी तो हीट रिलीज करती है, आई बात समझ में, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, चूने को जैसे पानी में डालते एकदम से हीट निकलती है। सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब को पानी में डालोगे तो क्या होगी, हीट निकलेगी। तो तेजाब को पानी में, पहली बात तो तेजाब को पानी में डालना ही नहीं, तेजाब के अंदर पानी डालना है, बाद में सुनाऊंगी इसकी स्टोरी। तो वो इतनी हीट छोड़ते हैं कि हम उनको ठंडे पानी में घोलेंगे, है ना, हम उनको गर्म पानी में नहीं डिजोल्व कर सकते। तो हम कहेंगे भाई अब ऐसा कोई पर्टिकुलर साइंस का आदमी सवाल पूछ रहा है तो फिर सोच के जवाब दो। तुम कहोगे देखेंगे, है ना, आपको कह दिया ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो ऐसे नहीं बढ़ेगी, देखेंगे। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्या आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्या आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्या मैं सब्सटेंस को घोलती हूँ और हीट निकल रही है तो भाई मैं ठंडे पानी में घोलूंगी, और क्या मैं पर्टिकुलर इस सब्सटेंस को घोल रही हूँ और हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, पानी ठंडा हो गया तो भले ही मैं गर्म में घोल दूंगी, वो तो दिख ही रहा है हीट चुरा रहा है, ठंड पानी नॉर्मल टेम्परेचर वाले को ठंडा कर दिया तो उसकी हीट ये खा गया, तो फिर मैं उसको गर्म पानी में घोल सकती हूँ। तो डिपेंड्स, है ना, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस पे कि मुझे उस चीज़ को गर्म पानी में घोलना है या ठंडे पानी में घोलना है। तो देखो हमने कॉम्बिनेशन ले लिया, मैंने तुम्हें कहा था चूना, चूना मतलब आप ले लो कैल्शियम ऑक्साइड या कॉस्टिक सोडा, ठीक है। अब इनको अगर हम डिजोल्व करते हैं व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, है ना, हर बार वाटर ही क्यों लेते हैं भाई, एज अ सॉल्वेंट वाटर ही क्यों लेते हैं, कुछ और क्यों नहीं लेते हो, बेंजीन में क्यों नहीं घोलते हो, तो पोलर लेना है तो अल्कोहल क्यों नहीं लेते हो, तो बहुत सारे रीजंस है। ऐसा नहीं कि पानी सस्ता है या नल खोलते पानी आ जाता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, है ना, मतलब अपने अंदर घोलने की पावर, आप किसी चीज़ को अपने अंदर कितना बुला सकते हो, कितना घोल सकते हो, तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा है मान लो, ठीक है। इससे ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है पर उसको छोड़ो, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सबसे ज़्यादा है, इसकी घोलने की ताकत सबसे ज़्यादा है। दैट्स वाई हर चीज़ पहले वाटर में डिजोल्व करके देखी जाती है, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, हम चूने की बात कर रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, सोडा लाइम, मान लो इन दोनों को मिला दो तो क्या हो गया, सोडा लाइम हो गया। तो जब मैं इनको घोलती हूँ व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, तो क्या होगा, चूना पानी में घोलते तो तुम्हें पता है हीट निकलती है ना, तो आप कहोगे भाई इनको घोलेंगे तो हीट लिबरेट होती है, हीट लिबरेट्स। अब बेटा हीट लिबरेट होती है ना, रिएक्शन के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है, मतलब आप कहना चाह रहे हो एक्सोथर्मिक, है ना, रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, बिल्कुल। अगर ऐसी चीज़ों को घोलोगे तो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। अब भाई ये तो खुद ही हीट दे रहे हैं तो इनको ठंडे पानी में थोड़ा ना घोलेंगे, तो हम कहेंगे नहीं, देयर solubility decreases on increasing temperature। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया
तो भाई इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। आ गई बात समझ में? देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर? बात समझ में आई? तो हम कहेंगे चलो एक एग्जाम्पल तो ये सेट हो, और कुछ तो इसके अलावा भी मेरे पास एग्जाम्पल है ना? क्या? तो देखो अमोनियम क्लोराइड NH4, अगर आप NH4Cl है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, या KCl की बात करो, इनकी बात करो, तो इनकी क्या बात करें? तो बेटा अगर इन सब्सटेंसेस को, इन सॉलिड्स को अगर आपने डिसॉल्व किया, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इनको अगर आपने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो तुम कहोगे अगर डिसॉल्व करोगे ना तो पानी आपका ठंडा हो जाएगा। पानी में घोल के देखो कभी अमोनियम क्लोराइड लैब में, पानी ठंडा हो जाएगा। पानी की हीट ले लेता है। पानी ठंडा क्यों हुआ? इसने बर्फ तोड़ना छोड़िए, है ना? इसने जो पानी की हीट थी वो चुरा लिए। तब इसने हीट चुरा लिए, तो अगर मैं किसी से हीट ले लूँगी तो कोल्ड हो जाएगा ना, उल्टा रहेगा ना, टेम्परेचर आएगा। जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, तो प्लस हो जाता है ना। सिमिलरली अगर हम किसी से हीट खींच लेंगे, है ना, उसका टेम्परेचर अपनी तरफ खींच लिया, हीट खींच ली, टेम्परेचर तो कैसे खींचेंगे, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो अगर इन सब्सटेंसेस को मैंने क्या किया, डिसॉल्व किया, तो तुम कहोगे कि ये तो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है ना, हीट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो बच्चे अगर हीट अब्जॉर्ब हो जाएगी मतलब रिएक्शन, तो मैं कहूँगी रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है, ऊष्मा शोषी। एंडोथर्मिक का डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे भाई देखो अब यहाँ क्या है, तो यहाँ पे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो आप लिख दो इंक्रीजेस। इनका टेम्परेचर बढ़ाते ही सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़े। तो हम कहेंगे चलो सिंपल सिंपल लग रहा है, कोई बहुत बड़ी बात तो है। और मेरे पास एक नया कंपाउंड है, इसको बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट, है ना। तो देखो हमारे पास एक नया कंपाउंड है ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला है आपके पास Na2SO4.10H2। Na2SO4.10H2। तो अगर आप क्या देखो कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ, है ना, टेम्परेचर बढ़ाओ, कहाँ तक बढ़ाना है, तो ये कह रहा है बस आपको ध्यान रखना है 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बढ़ाना है ना। टेम्परेचर बढ़ाओ, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्लियर। लेकिन कंडीशन अप्लाइड, तो भाई क्या कंडीशन अप्लाइड, तो हम कहेंगे टेम्परेचर कितना रखना, 32.4 रखना, इससे आगे मत चले जाना, ठीक है। आफ्टर दैट तो तुम कहो नहीं भाई इसके बाद नहीं, अगर 32.4 के बाद चले, आफ्टर दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर तुमने सोचा कि मैं इसके बाद टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो भूल जाओ। अब क्या होगा, तो बच्चे अब सॉल्युबिलिटी बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो ग्लोबल सॉल्ट शुरू में टेम्परेचर बढ़ाओ, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, 32.4 तक आपका साथ देगा, उसके बाद अगर बढ़ाई तो फिर भूल जाओ, ठीक है भाई, नहीं बढ़ाएंगे और तो क्या है। क्यों, तो बच्चे इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसका डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इट स्टार्ट्स टू डिहाइड्रेटेड, मतलब ये पानी उड़ने लग जाएगा, 10 H2 जो इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, ये गायब हो जाने लग जाएंगे, एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा, ये एनहाइड्रस Na2SO4 बन जाएगा। तो फिर अपने वाटर मॉलिक्यूल को ही खो देता है, सॉल्युबिलिटी खत्म या कम होने लगती है। क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो ये था हमारा सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। प्रेशर का क्या रोल है, तो भाई सॉलिड कंप्रेस छोड़ना होता है। अब मैं पानी ना रखूँ और मैं ना बर्तन खुला रखूँ, बंद रखूँ, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। प्रेशर का कोई रोल नहीं है सॉल्युबिलिटी में, तो ये भी दिमाग में रखना, ठीक है ना। एग्जाम में चीज़ें कंफ्यूज बहुत होती है, तो आपको लगेगा यार ये कभी पढ़ा नहीं, तो क्या इसको मैं क्या कर सकता हूँ,
है ना, क्योंकि आजकल क्या आते हैं 4 स्टेटमेंट दे दी, सही कौन सा, तो जो पढ़ा कि हाँ मैंने ना टेम्परेचर तो पढ़ा था, मैंने नेचर तो पढ़ा था, तो इन दो को तो मैंने टिक कर दिया, फिर उससे लिखा है नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो एक वो बच्चे को कन्फ्यूजन रह जाता है कि यार मैं इसको करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। अरे पढ़ा नहीं क्या, नो इफेक्ट ही तो है, तो इसलिए मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हो तो ये मत कहना मैंने पढ़ा नहीं, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है भाई, प्रेशर क्या, सॉलिड कंप्रेस ही नहीं होता, प्रेशर उस चीज़ पे लगाओ जो बेचारी कंप्रेस तो होती है ना। इंसान को पढ़ाओ, साइंस वाले बच्चे को पढ़ाओ, नीट की तैयारी करो तो समझ में आता है, कॉमर्स वाले को नीट की तैयारी कराओगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही समझ में आएगा। ऐसे तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी का कोई गुण नहीं है, कंप्रेस नहीं होता है, दबता नहीं है, तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी, तो अब हम कहेंगे ठीक है भाई सॉलिड को तो हमने बहुत घोल दिया, ऐसा करते हैं गैस को घोल देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हम गैस को घोलना चाहते हैं किसमें, लिक्विड में। क्लियर। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको हम एक्सप्रेस करेंगे किससे, तो बच्चे इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस्ड बाय, बोलो क्या बताया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसको एक्सप्रेस करेंगे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, कहीं लिखा हो बंसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट तो भी ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है भाई, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से एक्सप्रेस कर देते है क्या चीज़। तो देखो इस बार पहले तो कंटेनर क्लोज रखना है ना, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है। ठीक है भाई, मेरे पास लिक्विड है, मैं चाहती हूँ कि इसमें गैस जो है वो डिज़ोल्व करनी है। कितनी डिज़ोल्व है मुझे ये बता दो। तो बेटा कंटेनर तो क्लोज रखोगे ना, खुला रखोगे तो गैस नीचे जाएगी नहीं, उड़ जाएगी। तो हम कहेंगे हाँ बंद है भाई, सीधी सी बात है। अब ये गैस इसके अंदर डिज़ोल्व होगी तो ठीक है, थोड़ी बहुत गैस इधर भी आ जाएगी, मान लेते हैं, है ना। ये गैस लिक्विड के अंदर है और ये गैस पूरी तो घुलनी नहीं, आपको पता है बॉटल भी हमेशा थोड़ी ऊपर से खाली रखते हैं, है ना, नहीं तो फट जाएगी, है ना, प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो अब करना क्या है, तो मैं कहूँगी देखो आप पर्टिकुलर आप बता दो कि ये गैस का है ना, इसका लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, और अब आप बता दो इसमें गैस कितनी घुली हुई है। लेकिन इस बार आपको टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बदलोगे तो गैस की तो नेचर ही नहीं है लिक्विड में जाने की, वो तो उड़ जाएगी, गर्म कर दोगे तो जल्दी उड़ जाएगी। तो टेम्परेचर फिक्स रखो और प्रेशर भी फिक्स रखो भाई, कंटेनर खुला है तो वो तो वैसे ही ताक में कि मैं तो उड़ जाऊँ, मैं क्यों यहाँ रहूँ। ठीक है, तो हम कहेंगे बच्चे कि भाई इस बार आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखो। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट। अब कितना गैस घुल रहा है तो गैस को भी हम वॉल्यूम ले लेते हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन 1 ml लिक्विड। ठीक है, मैं 1 ml लिक्विड ले लेती हूँ, इसमें कितना गैस का वॉल्यूम डिसॉल्व्ड है उसको मैं गैस की सॉल्युबिलिटी बोल देती हूँ। और गैस की सॉल्युबिलिटी को मैंने कैसे एक्सप्रेस किया है, तो मैं कहूँगी भाई मैंने तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के रूप में समझाया है। तो या तो बोलो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या फिर क्या बोलो तो बेटा सॉल्युबिलिटी, क्या ही फर्क पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। अब वापस वही क्या आप बताओ भाई कौन कौन सी बातों पे ये सब चीज़ें डिपेंड करती है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग टू solubility of gas, factors affecting to solubility of gas in liquid। ठीक है, आप चाहते हो गैस को लिक्विड में घोला जाए,
कौन कौन सी बातों पे ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी। ठीक है, अब देखो बच्चा, पहला जो फैक्टर है ना वो है नेचर ऑफ गैस। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी आएगा, लेकिन इंडिविजुअली इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेचर ऑफ गैस मतलब, तो देखो सीधी और साफ बात, अगर कोई गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन कर लेती है तो फिर तो घुली हुई है, फिर मैं क्यों ही माथा बच्ची करूँ, मैं क्यों अपने एफर्ट्स डालूँ, है ना, मारवाड़ी शब्द है हमारा माथा बच्ची करना, मतलब एफर्ट्स डालना, है ना, और वेस्ट एफर्ट्स डालना। वाई मैं क्यों एफर्ट्स डालूँ, कोई काम पहले ही हो रहा है तो एफर्ट्स डालने की जरूरत क्या है। फिर पानी में नमक घोलना है, आपको स्टीयरिंग कर दो, अरे तो मत करो, मिक्स हो जाएगा, 1 मिनट वेट कर लो, कुछ काम कर लो, जो दे दो अपने आप ही मिक्स हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस मतलब, तो तुम बताओ इसको साफ और सीधे शब्दों में कि भाई दोज गैसेस विच रिएक्ट विद सॉल्वेंट। ठीक है, अगर कोई गैस रिएक्ट कर लेती है सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट लाइक वाटर ले लो, है ना, आर मोर सॉल्यूबल। अब आप रिएक्शन करके कुछ नया ही कंपाउंड बना रहे हो तो आप गैस तो हो ही नहीं, तो फिर तो घुल ही जाओगे ना, फिर तो बना किसने किया। लाइक तो जैसे देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बेटा है ना अमोनिया के बारे में बताओ, अमोनिया और वाटर का क्या सीन है, तो तुम कहोगे भाई देखो अमोनिया जो है वो वाटर में गई और ये कंपाउंड आया NH4OH। क्या बोलोगे अब आप, तो गई तो गायब। SO2 वाटर का क्या सीन है, तो SO2 को वाटर मिला तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, कहाँ है भाई, गैस है ही नहीं, हम तो गैस को ढूंढते ही रह गए, है ना। SO3 का क्या रोल, तो तुम कहोगे मैडम SO3 वाटर में गई तो ये तो सल्फ्यूरिक एसिड, हालांकि ये रिएक्शन करानी नहीं है, एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक है, ब्लास्ट हो जाएगा, वो अलग बात है, थ्योरी तो पढ़ रहे बोर्ड पे तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, CO2 गया पानी में, या CO2 गई पानी में, गैस है तो क्या हिंदी में बोलते हैं ना तो जेंडर बहुत जल्दी जल्दी आता है। तो भाई कोई गैस है, CO2 है, तो CO2 जाएगा तो कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो हम कहेंगे यार ये क्या है, ये सब तो घुल ही जाएंगी। तो ये सारी की सारी गैसेस क्या कर रही है, वाटर से रिएक्ट कर रही है, तो फिर घुल जाएंगी, तो इनमें मैं क्यों ही एफर्ट्स डालूँ। तो आगे मैं पढ़ाऊंगी हेनरीज लॉ। हेनरी कहेगा कि ना ऐसा करो, गैस घोलना चाहते हो तो प्रेशर का रोल बताता हूँ, है ना। तो मैं कोई काम चाहती हूँ, शायद वो हो नहीं रहा इसलिए मैं चाह रही हूँ, अपने आप ही हो रहा है तो मैं क्यों ही चाहूँगी, है ना। मैं चाहती हूँ आज बारिश हो जाए, बहुत गर्मी है, इसका मतलब नहीं हो रही होगी ना, हो ही रही होती तो मैं क्यों चाहती बारिश हो, तो हो ही रही। सिमिलरली हेनरी क्या कहता है कि देखो आप चाहते हो कि सॉल्युबिलिटी बढ़े, तो प्रेशर का क्या रोल है मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो ये कहेगा कि क्या ही चाहते हो, तो घुली गई। तो हेनरी इन सब से चिढ़ता है, ऐसी सब गैसेस जो रिएक्ट कर जाती है उन पे हेनरी ने कहा मेरा तो कोई रोल नहीं है, हेनरी लॉ नॉट एप्लीकेबल। हेनरी साफ साफ मना कर देगा कि भाई इन सब पे मेरा रूल मत लगाना, मेरे को इनसे मतलब ही नहीं है, ये तो बेकार गैस है, ये सब तो रिएक्ट ही कर जाती है, तो मैं क्या ही एफर्ट्स डालूँ। सही बात है, क्या ही एफर्ट डालूँ, तो ठीक है ना। तो हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दोज गैसेस विच रिएक्ट विद सॉल्वेंट, और ये सारी रिएक्ट कर रही, ठीक है। तो हम कहेंगे जो रिएक्ट नहीं करती उनके बारे में बताओ, लाइक आप बताओ ऑक्सीजन का क्या रोल है ना, तो उनके बारे में भी जानकारी देते। तो देखो दोज गैसेस which do not react with solvent, है ना, और सॉल्वेंट हम मोस्टली वाटर की बात करते हैं, which do not react with solvent, भाई ऐसी आपकी कोई गैस है क्या जो सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करती है, तो हम कहेंगे हाँ है। ऑक्सीजन कभी भी रिएक्ट नहीं करती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, कोई सॉल्वेंट ले लो रिएक्शन नहीं करती, तो फिर इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है, लेस सॉल्युबल। तो क्या पानी में ऑक्सीजन घोलूं, हेनरी लॉ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या मैं वाटर में नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व कराना चाहती हूँ नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन इन वाटर, तो लगेगा हेनरी लॉ, तो बिल्कुल लगेगा। अमोनिया पे नहीं लगेगा। अगली बात समझ में क्लियर। तो पहला पॉइंट क्लियर है ना कि गैस की नेचर, गैस आपकी रिएक्ट ही कर लेती है, तो फिर बात करो मत, ठीक है। सेकेंड जो फैक्टर आता है बच्चे, वो आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या रोल है भाई,
गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पे सॉल्वेंट का क्या रोल है? तो हमको एक ही रोल है, लाइक डिजोल्व्स इन लाइक। क्या बेटा? लाइक डिजोल्व्स इन लाइक, समान समान को घोलता है। मतलब हमारा ग्रुप है भाई, सीधी सी बात है, अगर पोलर गैस है, ठीक है, और पोलर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूबल कर देना, तो हम लड़ाई करेंगे ही नहीं। गैस पोलर, सॉल्वेंट पोलर, सॉल्यूबल। तो भाई पोलर गैस, अब देखो लैब में तुमने HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि HCl गैस पानी में घुल जाती है क्योंकि ये पोलर है ना, H और Cl, ये हिस्सा नेगेटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव। और पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर, तो बेटा वाटर में भी यही चीज़ है, H प्लस और OH माइनस, और ये लोग क्या है, तो तुम कहोगे सॉल्यूबल। क्यों सॉल्यूबल है भाई? ऐसा क्या, कौन से इन्होंने झंडे गाड़ दिए? तो हम कहेंगे देखो HCl में ये ऐसे रहता है, ये प्लस है, ये माइनस है। वाटर ऐसे रहता है, माइनस और प्लस, फिर एक हिस्सा पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर ये ऐसे है ना। तो एक डाइपोल के पास दूसरा डाइपोल ऐसे रहेगा, फिर दूसरे के पास तीसरा ऐसे, फिर चौथा ऐसे। तो इसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। HCl इज सॉल्युबल इन वाटर, रीजन बोलो, तो रीजन भी तो पता होना चाहिए, है ना। यहाँ आ गया तो यहाँ बता रही हूँ, बाकी ये गैसेस स्टेट में आता है। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बोलो। नमक पानी में गया तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन था, ये पानी में गया तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। और नॉन पोलर में गया तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जिसको हम डिस्पर्जन फोर्सेस बोल सकते हैं, लंडन फोर्सेस बोल सकते हैं, या इंस्टेंट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं। अभी भारी भारी शब्द कहाँ से आए, तो इनके लिए एक नया चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल सुन रहे हैं तो थोड़ी बातें सुनी भी होनी चाहिए, ताकि ज्ञान तो बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली बच्चे, नॉन पोलर गैस, नॉन पोलर सॉल्वेंट तो घुल जाएगा, मना थोड़ा ना किया हमने। अगर आप कहें कि भाई गैस जो है वो नॉन पोलर है, मान लो क्लोरीन है ना, और सॉल्वेंट भी क्या है, नॉन पोलर है, मतलब आप CCl4 ले लो तो घुल जाएगी, मना थोड़ा ना है। नॉन पोलर गैस, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो आप आंसर दे दो कि लड़ो मत, सॉल्यूबल है, इनके लिए भी कोई मना नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर। थर्ड जो पॉइंट आता है बच्चा, वो आता है टेम्परेचर। तो पिछली बार तो आपने कहा था एक्सो एंडो, यहाँ ऐसा कोई झंझट ही नहीं है। अगर कोई पूछे कि टेम्परेचर का गैस की सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट है ना, अब टेम्परेचर क्या ही कर लेगा, तो तुम सीधे और साफ शब्दों में बताओ कि अगर मैं कोई लिक्विड में गैस घुली हुई है और मैं गर्म कर दूंगा, तो गैस उसके अंदर जो होगी वो उछलेगी कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, तुमने मुझे कैद में कर रखा है ना। अभी तक तो मैं शांत थी कि चलो ठंडा पानी था तो बैठे आराम से मस्ती से, गर्म हो गया तो मेरे तो नेचर ही नहीं है गर्मी में रहने की, समझे। कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, तो गर्म पीते हो कि ठंडी पीते हो? तो ठंडी पीते। आधा घंटा रख के और मैं ढक्कन खोल के रख दूँ, लो पी लो, और गर्मी है बाहर एकदम तपती धूप है, तो तुम कहोगे अब तो मतलब नहीं है, मीठा पानी आप ही पी लो, मैं तो पीती नहीं हूँ, है ना। तो तुम क्या बोलोगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस तो उड़ेगी। क्यों उड़ेगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट प्रोवाइड करना, और हीट प्रोवाइड कर रहे हो, सामने वाले को एनर्जी दे रहे हो, तो तुम उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो तो उछलेगी, वो तो ब्लास्ट करेगी, है ना। तो अगर ढक्कन खुला है तो उड़ जाएगी। तो तुम क्या बोलोगे कि भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बढ़ेगी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीजेस। अब टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो बच्चे गैस जो है वो स्केप करेगी। गैस स्केप्स फ्रॉम सॉल्यूशन, छोड़ेगी आपके सॉल्यूशन को, और अगर सॉल्यूशन को छोड़ती है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इतनी बात क्लियर है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, गैस सॉल्यूशन छोड़ के क्या करती है, उड़ने लगती है, बाहर जाती है, और सॉल्युबिलिटी ले दे के क्या होती है, कम होती
क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, चलो टेम्परेचर का भी रोल हो गया। अब अगर कोई आपसे कह दे कि भाई एक तो प्योर वाटर है और एक वाटर में कुछ प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, है ना, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस। अब तो बेटा अगर पानी में पहले से कोई इम्प्योरिटी है ना, वाटर मतलब प्योर वाटर में अगर तुम कोई चीज़ घोलोगे ना तो बढ़िया रहेगा। अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है और तुम चाहोगे नहीं भाई मुझे तो है ना ये गैस घोलनी है, तो घोलने की पावर तो कम हो जाएगी। तुम ऐसे ही सोच लो कि मैं पानी में ना शुगर डिजोल्व करना चाहती हूँ और उसमें पहले से बहुत सारा सॉल्ट है, तो टेंडेंसी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो अगर ये है ना ऑलरेडी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है, जितनी ज़्यादा पानी में क्या होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी, फॉरेन सब्सटेंसेस होंगे, बाहरी तत्व होंगे, अशुद्धियाँ होंगी, तो भूल जाओ, तो गैस उसमें कम घुलेगी, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे कम हो जाएगी, गैस की सॉल्युबिलिटी कम। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो यहां प्रेशर का लेना देना है। पिछली बार नहीं था तो आपने कहा था सॉलिड तो कंप्रेस नहीं होता है, गैस तो सबसे ज्यादा कंप्रेस होती है, तो प्रेशर का इफेक्ट तो हो गई। तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पे अगर मुझे प्रेशर का इफेक्ट समझाना है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट ही हेनरी ने दिया था, इसका मतलब मुझे हेनरी लॉ समझाना है। ठीक है, अब हेनरी लॉ देखो दो तरीके से दिया हुआ है बुक में, है ना, एक सिंपल कांस्टेंट हेनरी कांस्टेंट नहीं, और दूसरा हेनरी लॉ, डॉल्टन्स लॉ को लेके थोड़े अलग तरीके से। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो हेनरी क्या कहता है कि भाई देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, गैस को घोलने की बात चल रही है, तो यूँ नहीं मैं यहाँ से गैस को घोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम नीचे से गैस को गर्म कर रहे हो, लिक्विड को गर्म कर रहे हो, तो वो घुलेगी नहीं, बाहर आ जाएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रख लेना। ठीक है, रख लिया, क्या करें, देखो इसने कंटेनर, मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया, है ना, इसमें ये लिक्विड है, ठीक है, और मैंने यहाँ गैस डालने की कोशिश की, ये गैस है, ठीक है, गैस रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हेनरी ने मना किया था अगर गैस लिक्विड से रिएक्शन कर लेगी तो फिर मेरे पास मत आना, वो घुली हुई है, एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेट रख लिया, वो है W, ठीक है, अब वेट रख लिया तो गैस जो ऊपर तो जा नहीं सकती, ढक्कन रख के ढक्कन के ऊपर वजन रख दिया, ढक्कन वजन रख दिया मतलब प्रेशर रख दिया। अब प्रेशर लगा दिया तो भाई गैस के पास चॉइस तो है नहीं ऊपर जाने की, तो गैस जो है वो थोड़ी बहुत तो घुल जाएगी। ठीक है, बात तो सही। अब ये कह रहा है कि इतने समय क्या ही होगा, ज़्यादा प्रेशर लगाओ, है ना, तो हमने कहा अच्छा चलो सेम, हमने एक कंटेनर ले लिया, है ना, इसमें हमने लिक्विड को फिल कर दिया, ठीक है, ये हमारा लिक्विड, यहाँ हमने गैस रख दी, क्लियर, और हमने कहा कि भाई इस पर थोड़ा प्रेशर लगाओ, गैस घोलना चाहते हो वजन रख दो, तो हमने कहा क्या वजन डबल कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, पहले W था, ठीक है, 1 W और 2 W, तो भाई पहले अगर मैंने यहाँ 4 मॉलिक्यूल बनाया ना तो मैं 8 बना देती हूँ अपने आप ही, है ना, गैस जो है वो ज़्यादा घुलेगी, और ऊपर थोड़ी कम कर देती हूँ, घुल गई ना इसके अंदर, ऐसे। ये भी गैस है, ये गैस इन लिक्विड है ना, और वो गैसेस स्टेट में ही है, ये गैस इन लिक्विड है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले थोड़ा सा प्रेशर लगाया था तो गैस घुली थी, अब प्रेशर दुगना कर दिया, घुली हुई गैस भी क्या हो गई, दुगनी हो गई, डबल हो गई। मतलब सीधी और साफ बात है, जितना प्रेशर अप्लाई करोगे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। पहले तो ये ध्यान रखना हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ बात करता है गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ बात करेगा गैस इन लिक्विड, सीधी सी बात है ना। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या कहता है हेनरी लॉ, तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ
टेम्परेचर कांस्टेंट रखना भाई, है ना, नहीं तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। मैं चाह रही हूँ गैस घुले, प्रेशर लगाऊं, तुम कह रहे हो नहीं गर्म कर देता हूँ, तो फिर तो वाह मजे हो गए है ना, फिर तो काम होगा नहीं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के बाद हेनरी क्या कहता है, अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस कितनी घुली, अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो अब तुम जितना गैस पे प्रेशर लगाओगी वो भी तो उतना ही प्रेशर लगाएगी ना अंदर जाने के लिए, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। अब तुम कहोगे प्रेशर मैंने लगाया, तो तुमने गैस को कंप्रेस कर दिया, तुमने गैस पे प्रेशर लगाया, गैस ने ऊपर रास्ता था नहीं तो उसने लिक्विड पे प्रेशर लगाया। मतलब सीधे और साफ शब्दों में m प्रोपोर्शनल टू p, m इक्वल्स टू kp। लेकिन बेटा ये k हेनरी कांस्टेंट नहीं है, और आगे बढ़ाऊंगी ये हेनरी कांस्टेंट का उल्टा है, ठीक है। तो दिमाग में सारी बातें रखना। अब नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, तो m प्रोपोर्शनल टू p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना भाई, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो और बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या आता है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और तो और देखो m अपॉन p, m अपॉन p क्या होगा, k। तो m तो है परपेंडिकुलर, p क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो इस ग्राफ का जो टेन थीटा है, जिसे हम ग्राफ की ढाल बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं ना, ये थीटा जो है ये किसके बराबर है, k के, ठीक है। ये कौन सी नई बातें, ये सब जानी पहचानी बातें, क्लियर। अब हेनरी कहता है ठीक है ना, इसमें तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल है, कर लेना सिंपल सा। एनसीईआरटी में एक गैस का प्रेशर 1 बार है, सॉल्युबिलिटी 5 ग्राम पर लीटर है, प्रेशर को मैं 3 बार कर लेता हूँ, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो भाई m प्रोपोर्शनल टू p है ना, तो 1 पे 5 है, तो इधर 3 गुना कर दिया तो उधर 3 गुना हो जाएगा, तो 5 का 15 हो जाएगा। इसमें क्या ही सोचना है, ठीक है। अब हेनरी क्या कहता है कि छोड़ो ये सब तो फालतू की बातें हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी को तुम मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो अगर, है ना, इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, अगर गैस की सॉल्युबिलिटी को, इफ सॉल्युबिलिटी of gas is expressed, solubility of gas is expressed in terms of, तुम गैस की सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्या करो, एक्सप्रेस करो। अब बताओ, अब मोल फ्रैक्शन क्यों, तो मान लो 2 या 2 से ज्यादा गैसेस है ना। अगर पानी में मिक्सचर ऑफ गैस है तो क्या कर लोगे, इन केस ऑफ गैसेस मिक्सचर, मोल फ्रैक्शन एक गैस है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा गैसेस है तो भाई मैं कह रही हूँ हवा जो है वो पानी में जाने के लिए प्रेशर लगा रही है, तो हवा तो गैसेस मिक्सचर हो गया ना। एयर में क्या खाली ऑक्सीजन ही है या नाइट्रोजन ही है, तो O2 भी है, N2 भी है, और इतने पॉल्यूशन में रहते तो भी CO2 भी है, फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया में चले गए तो SO2 भी है, NO2 भी है, और पता नहीं क्या क्या तो है, तो सभी प्रेशर लगाएंगे ना। तो फिर इतनी सारी सॉल्युबिलिटीज है तो तुम मोल फ्रैक्शन क्यों नहीं लेते, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 के मोल अपन सबके मोल, तो सारे में मैं अपना हिस्सा देख लूँगा ना, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो हेनरी ऐसा कहता है, तो ऐसा। अब हेनरी क्या कहता है कि भाई कितनी गैसेज हैं, बहुत सारी, सॉल्युबिलिटी तो हम अपने हिस्से की बात कर रहे हैं, है ना, 1 के मोल अपॉन सबके मोल, मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हेनरी क्या कहता है कि जिस गैस ने जितना प्रेशर लगाया होगा उसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में उतने ही ज़्यादा होंगे, P प्रोपोर्शनल टू X, गैस इन लिक्विड। ये जो X है ना बेटा, ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा कि परेशानी हो जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड की बात कर रहा है। हवा में वो गैस कितनी, उससे मैं क्या ही कर लूँगी, हवा में नाइट्रोजन 79% है, मेरा क्या लेना देना, है ना। एयर में ऑक्सीजन 21% है, मैं क्या करूँ, CO2 0.03% है, मेरा क्या मतलब। SO2 भी कुछ कुछ है ना, इनर्ट गैसेस भी 1% है, मुझे पूरा कंपोजिशन याद है, तो मेरे कोई लेना देना नहीं। हेनरी साहब मना कर रहा है, पानी में कितनी है, हेनरी लॉ एप्लीकेबल क्या है, हेनरी लॉ क्या कहता है,
इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो गैस पानी में कितनी गई, उस पर प्रेशर कितना काम कर रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लगा दो प्रेशर ज़्यादा, गैस पानी में ज़्यादा जाएगी, या गैस जितनी ज़्यादा पानी में है मतलब उसने प्रेशर उतना ज़्यादा ही लगाया होगा खुद की तरफ से। ठीक है, मैंने तो ऊपर कोई वजन रखा ही नहीं, मैंने तो पानी का एक कंटेनर भर के रख दिया और ऊपर एयर है, घुलेगी नहीं क्या? तो भाई घुलेगी, तो एयर घुलेगी तो पूछ के घुलेगी, अभी वो O2 हूँ थोड़ी घुल जाती हूँ, नाइट्रोजन हूँ मैं इतनी घुल जाती हूँ, CO2 इतनी घुल जाती हूँ, जिसको घुलना है घुल जाओ। तो कितनी घुलेगी, हमने तो कंटेनर बंद ही नहीं रखा है। अब तो वो गैस का खुद का प्रेशर है, कहाँ जाने के लिए, लिक्विड में जाने के लिए। तो हेनरी कहता है कि जितना प्रेशर लगाएगी उतना चली जाएगी। बात तो सही है। यहाँ P गैस इक्वल्स टू X गैस है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बट इन लिक्विड, ये ध्यान रखना, यहाँ लिखूंगी ना X गैस इन लिक्विड, ये तुम्हें दिमाग में रखना है। तो बच्चे P गैस इक्वल्स टू KH X गैस, ठीक है। और KH क्या है, तो भाई KH जो है वो हेनरी कांस्टेंट है। क्लियर? KH क्या है, तो तुम कहोगे KH है हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, अब हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, दिखी तो है, दिस इनटू दिस कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये बढ़ाऊंगी तो ये कम हो जाएगा, है ना, और ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, ऐसे। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है टेम्परेचर के साथ हेनरी कांस्टेंट का रिश्ता। तो बच्चे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन है नीट और जेई के, टेम्परेचर बढ़ेगा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है। अभी तो बढ़ा था, गर्म कर देंगे गैस, तो गैस बचाई रहेगी नहीं पानी में, तो हम कहेंगे अच्छा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब ये तो नहीं पूछोगे ना किस में सॉल्युबल करना है, तो आधे घंटे से तो पढ़ा रही हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को डिस्कस कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो तुम बोल देना घटेगी। हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस पे सवाल पूछा गया है नीट 2024 के अंदर। क्या बच्चे, नीट 2024। अब मुझे ना एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, बट तुम बना लोगे, ऐसे में बताया था। क्या क्वेश्चन है, 3 गैसेस हैं, है ना, 3 गैसेस कौन सी हैं, गैसेस A, B एंड C। एक सेकेंड बच्चे, क्या हो गया भाई इसको, 3 गैसेस हैं, गैसेस A, B एंड गैस कौन सी है तीसरी, तो भाई तीसरी गैस है गैस C। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई हमारे पास 3 गैसेस है, इनके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हैव KH वैल्यूज। ठीक है, अब देखो वैल्यू तो मुझे एग्जैक्ट याद होने से नहीं, तो वैल्यूज कुछ ऐसी थी 465, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 एंड 72, ऐसा कुछ मिलीमीटर। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है, मिलीमीटर मर्करी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और उसने पूछ लिया कि ऐसा करो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बताओ, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ गैस इन लिक्विड। बात समझ गए मेरी, ये तुम्हें समझाना है। तो देखो 3 गैसेस हैं A, B, C, तीनों का हेनरी कांस्टेंट है। पहली का हेनरी कांस्टेंट है 465, दूसरे का हेनरी कांस्टेंट है 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, और तीसरे का हेनरी कांस्टेंट है 72। सही, अब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट लेसर विल बी सॉल्युबिलिटी। अभी क्या सीखा था, है ना, टेम्परेचर बढ़ता है हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम। ठीक है, तुम तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में ये बना दो, सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की, किसमें, लिक्विड में, हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा।
ग्रेटर द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट लेसर विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जितना हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में उतनी ही कम। तो भाई मेरे पास तो 3 गैसेस है ना, और उसने कहा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बता दो, तो बताओ भाई सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताओ। तो मैं कहूँगी देखो इसका हेनरी कांस्टेंट मैक्सिमम, सॉल्युबिलिटी लीस्ट, तो ए तो लीस्ट सॉल्युबल है, और इसका हेनरी कांस्टेंट मिनिमम, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम, और फिर ये बीच में रख देती हूँ मैं सी। ठीक है, ऐसा कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब 2-3 बातें एनसीईआरटी में और हैं, न्यूमेरिकल भी है अपने पास हेनरी कांस्टेंट वाले, हेनरी पे देखते हैं। आज नहीं, मैं तो नेक्स्ट टर्न पे हेनरी के न्यूमेरिकल करा दूंगी, बट हेनरी लॉ तुम्हारा कंप्लीट है। ठीक है, अब हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। Applications of Henry's law. What happened? एक सेकंड। हैंड एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब बेटा हेनरी लॉ एप्लीकेशन क्या है, तो तुम गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ाना चाहते हो, है ना। तुम चाहते हो भाई, हेनरी क्या कह रहा है कि तुम गैस को लिक्विड में कैसे घोल दो, मैं आपको सारे आइडिया दे दूंगा। तो तुम क्या लिखोगे, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, है ना, टू इंक्रीज या इंक्रीजेस लिख दिया मैंने, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, मतलब अगर तुम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो लगेगा कोल्ड ड्रिंक तो रिएक्ट कर लेती CO2 पर, इतनी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है ना, वापस इक्विलिब्रियम में वापस बाहर आ जाती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाह रही हूँ कि भाई मैं CO2 को वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा घोलना चाहती हूँ। हालांकि हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है उस पर, लेकिन ये आइडिया जरूर दे रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अगर बढ़ाना चाहते हो तो क्या करो, तो तुम लिखोगे इट इज सील्ड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। कोल्ड ड्रिंक में गैस को पैक करना है ना, सील करना है, तो प्रेशर तो हाई रखोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा गैस भर दो ताकि वो क्या करे, ऊपर तो जा नहीं सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाएगी अंदर जाने के लिए। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो बच्चे टेम्परेचर तो कम होना चाहिए, सीधी और साफ बात है। प्रेशर शुड बी हाई एंड टेम्परेचर शुड बी लो, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो। ठीक है, क्या ही दिक्कत है। अब ये भी चलो क्लियर है। अब देखो बच्चे, जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, ऊंचाई पे जो लोग रहते हैं, है ना, हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रह रहे हैं या जो क्लाइंबर्स है, वो एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, एनोक्सिया, है ना, हाई एल्टीट्यूड लिविंग पीपल। ठीक है, शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं बच्चे आपको, और अगर आपकी बोर्ड्स भी है तब भी इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो ऐसे लोग जो हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं या जो क्लाइंबर्स हैं, वो एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठीक है भाई, और वो कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो हम कहेंगे एनोक्सिया, नोक्सिया। अब नोक्सिया का क्या मतलब, तो तुम क्या बताओगे, एट हाइट पे बात करो या हाई एल्टीट्यूड पे बात करो तो एयर का प्रेशर कम होता है क्या, बोलो। हवा है ही नहीं, हवा तो वैसे ग्राउंड लेवल पे ही है, पर्टिकुलर साइड पे ही हवा है, इसके बाद हवा होती ही नहीं। तो एयर का प्रेशर क्या होता है, तो हम कहेंगे कम होता है। तो एट हाई एल्टीट्यूड एयर प्रेशर इज लेस। ठीक है, तो अभी तो आपने पढ़ा था P गैस प्रोपोर्शनल टू X गैस, प्रेशर होगा तो सॉल्युबिलिटी होगी ना, है ना। तो आप कह रहे हो नहीं प्रेशर तो कम है, तो एयर प्रेशर इज लो, तो बच्चे सॉल्युबिलिटी ऑफ
सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर या ऑक्सीजन, घुलती तो पूरी एयर ही ब्लड में है ना, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, तो वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब यार ब्लड को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, सुबह सुबह उठ के हम योगा काय को करते हैं कि पूरी ऑक्सीजन ले ले एक बार ताकि दिन भर बढ़िया चले, है ना। अब ऑक्सीजन ही ब्लड को नहीं मिलेगी तो फिर दिमाग काम करना बंद करेगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो हाइट पे जो लोग रहते हैं, तुमने देखा होगा चाइनीज़ वगैरह ना, उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, तो वो थोड़े से क्या होते हैं, फिजिकली वीक होते हैं, है ना। जो लोग वहाँ रहते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े वीक होते हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है ना। एंड जो क्लाइंबर्स होते हैं वो तो इतनी हाइट पे जाते हैं और उनको है ना आदत नहीं होती, तो उनका मतलब है ना मेंटल बैलेंस ही बिगड़ जाता है। हाइट पे जाते हैं एकदम सोचने समझने की जो शक्ति है ना वही कम हो जाती है, समझना ही बंद हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन को बॉडी जो है ऑक्सीजन को ले ही नहीं पा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तो एकदम से ना दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर जो है वो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस समस्या को क्या कहते हैं, तो बच्चे इस समस्या को हम एनोक्सिया कहते हैं। क्लियर है, लिख सकते हो मन से व्हाट इज एनोक्सिया, तो लिख दो क्या ही, ठीक है। अब एक समस्या और है भाई, ठीक है भाई, हवा में जा रहा है तो एक समस्या है, पानी में जा रहा है तो फिर एक समस्या है। तो नई प्रॉब्लम है स्कूबा डाइवर की, ठीक है। अब स्कूबा डाइवर क्या करते हैं, तो हम कहेंगे यूजिंग एयर ब्रीदिंग किट, पानी में जाएंगे तो सांस कैसे लेंगे, तो वो तो अपना ब्रीदिंग किट साथ में ले जाते हैं, ठीक है। तो स्कूबा डाइवर पानी में गया, अपना ब्रीदिंग किट जो है वो साथ में लेके चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, साथ में किट लेके गया, तो बेटा किट लेके गया तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना। अब ये जो अपने मान लो ये स्कूबा डाइवर है, ड्राइंग नहीं आती मेरे को, ये हमारा स्कूबा डाइवर, ये हमारा पानी, ठीक है। ये तो फटाफट मास्क लगा दिया ये, और ये उतर गया पानी में, ठीक है। आराम से बॉटम पार्ट में जाके समुंदर की और सारी स्टडी कर ली और मज़े से तैर तैर के मछलियों की तरह, वाह बढ़िया मज़ा आ गया। अब ये जब सरफेस पे आने लगेगा, है ना, अब इसका क्या हुआ, मास तो है ही, चलो। अब ये जैसे जैसे सरफेस पे आने लगेगा, ऊपर आएगा, देखो ऊपर आएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। तो तुम कहोगे स्कूबा डाइवर जब बॉटम से, समुंदर के तले से कहाँ आता है, सरफेस पे आता है, ठीक है। ये तो ब्रीदिंग यूज तो कर ही रहा है। व्हेन डाइवर कम टूवर्ड्स द सरफेस, अब ऊपर आएगा तो क्या होगा, तो बच्चे ऊपर हाइट पे जाएंगे तभी तो प्रेशर कम होता है, तो समुंदर के तले से ऊपर आएगा तो क्या होगा, प्रेशर तो कम होगा, है ना। तो डाइवर कम्स टूवर्ड्स द सरफेस, तो तुम कहोगे प्रेशर घटता है, प्रेशर कम होगा, तो भाई सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, अब यहाँ पे क्या है, जब वो सांस ले रहा था तो ऑक्सीजन आपकी ब्लड में घुली हुई थी, एयर घुली हुई थी, ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं ना हम, सांस में हवा लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन है वो अपना काम कर रही है, बाकी गैसेस वापस निकल जाती है, बट लेते हमें आदत जो है ना, हम प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं होती है, एयर होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होती है, परसेंटेज ज़्यादा होती है, बट नाइट्रोजन भी होती है, उसके बिना सांस नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो प्रेशर घटेगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अब ये सॉल्युबिलिटी है ना, दिस लो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन या दिस लो सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर इन ब्लड, दिस लो सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर इन ब्लड, अब ब्लड में ऑक्सीजन की या एयर की सॉल्युबिलिटी तुम कह रहे हो कम हो गई, तो बच्चे हवा कैसे बाहर निकलती, पानी में से हवा कैसे निकलती है, तो हम कहेंगे बबल्स बनाती भी। अब बबल्स पानी में तो अच्छे लगते हैं, ग्लास में तो अच्छे लगते हैं, ब्लड कैपिलरी में बन गए तो ब्लॉकेज हो जाएगा ना, बंद हो जाएगी ना, खून आगे कैसे बढ़ेगा। तो तुम कहोगे नहीं, द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर इन ब्लड कैन कॉज क्या, हार्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है, हार्ट अटैक, और इट इज वेरी पेनफुल। जरूरी नहीं हार्ट अटैक ही हो जाए, बेचारा मर ही जाए, पहले तो जा ही रहे थे, है ना, लेकिन कहीं सीरियस कंडीशन हो गई थी तो हार्ट अटैक और एक पेनफुल समस्या जिसे क्या कहते हैं, तो भाई इसे कहते हैं बेंड्स। क्लियर, समटाइम्स इट कैन कॉज हार्ट अटैक, है ना, यूनी आपको लिखना है ना। पेन जो है वो क्रिएट करता है, पेन जो है वो होने लग जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। इस समस्या को क्या कहते हैं, बेंड्स। क्लियर,
बेंड्स क्यों हुआ? तुम कहेंगे जब समंदर में नीचे गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आया तो भाई उसकी प्रेशर कम हुआ, ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम हुई, तो गैस जो है फटाफट फटाफट कहीं बाहर आने लगने की कोशिश में इतनी जल्दी बाहर आ नहीं पाती है और ये बबल्स बनते हैं। बबल्स की वजह से क्या होता है? पेन होता है ब्लड कैपिलरीज में, हार्ट अटैक भी हो सकता है, मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। इस समस्या को बैंड कहते हैं बच्चों। और ये बैंड वाली समस्या कैसे दूर करेंगे, है ना? आप इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करोगे? देखो ये याद रख के जाना इसका कंपोजिशन। टू रिमूव बैंड, बैंड की समस्या को दूर कैसे करोगे? तो उनका जो ब्रीदिंग किट है, किसका? स्कूबा डाइवर का, है ना? गोताखोर बोलते हैं हिंदी में, गोते खाता है पानी के अंदर, है ना? तैराक, स्विमर, स्कूबा डाइवर। तो उनका जो ब्रीदिंग किट है ना, उसमें आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन भरनी है, वो तो मना ही नहीं है, वो तो भरनी है, लेकिन कम से कम 11% के अराउंड हीलियम भर दो। हीलियम हल्की है तो क्या होगा, जैसे जैसे वो ऊपर आएगा ना, उससे पहले गैस फटाफट फटाफट क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये इतना ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई स्कूबा डाइवर किस समस्या को फॉलो करता है, तो आप ये लिखना। ब्रीदिंग किट में आपको इसका बता देती हूँ भाई, बुक में इसका आपको कंपोजिशन बुक की ही याद करनी है। कहाँ गया? हाँ, 11.7% जो है वो आपका हीलियम रहेगा, 56.2% जो है वो आपका नाइट्रोजन और 32.1% जो है ऑक्सीजन। ये ब्रीदिंग किट है स्कूबा डाइवर का। तो दो समस्याएं हैं, हाइट में जाते हो तो एनोक्सिया हो जाता है और पानी में जाते हो तो बेंड हो जाता है। हेनरी दोनों समस्याओं को सुलझा देगा, ठीक है? और हेनरी काम नहीं करेगा कब? जब गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती है। अब कोई पूछ लेगी नहीं हेनरी लॉ की कंडीशंस बता दो, फिर कभी कह रहे हो हेनरी लॉ लगेगा, कभी कह रहे हो नहीं लगेगा, है ना? तो हेनरीज लॉ की कंडीशंस क्या क्या है, कब नहीं लगेगा? तो देखो पहली कंडीशन तो मैंने तुम्हें बता दी थी कि गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। हेनरी ने साफ बोल दिया कि गैस जो है वो सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, पहली कंडीशन हेनरी लॉ की है। मतलब मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ गैस, जैसे देखो SO2 है ना बेटा, तो SO2 पानी में गया तो H2SO3 हो गया, तो मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज हो गई। लेकिन O2 है हवा में, पानी में गया तो भी O2 है, तो मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चेंज हो गई मतलब उसे रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन नहीं करी तो चेंज होगी नहीं। O2 है पानी में, O2 है हवा में, लेकिन SO2 हवा में है, पानी में SO2 थोड़ा नहीं हो तो H2SO3 हो गया, ऐसे। तो मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ गैस शुड रिमेन सेम, है ना? जो उसकी आणविक अवस्था है, मॉलिक्यूलर स्टेट है, वो सेम होनी चाहिए इन सॉल्वेंट। यहाँ पर तो वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर, अदरवाइज आप कोई सॉल्वेंट लिखो तो वो करेक्ट है, ठीक है? ये हेनरी लॉ की पहली कंडीशन है। टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, गैस इतनी ठंडी मत कर देना कि वो बेचारी लिक्विड ही बन जाए, तो फिर प्रेशर लगाओगे ही क्यों? वो बिल्कुल ठंडी गैस है, लिक्विड फॉर्म में आने वाली है, तो गैस ऊपर आएगी, इक्विलिब्रियम में होगी, वापस प्रेशर लगाएगी, तो हेनरी लॉ काम करेगा ना। मैंने कंटेनर क्लोज रखा था, है ना? तो तुम कहोगे हेनरी लॉ है ये कि गैस कितना प्रेशर लगाएगी लिक्विड में जाने के लिए, है ना, उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। कब? जब गैस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में हो। कंटेनर क्लोज है मतलब गैस जा भी रही है, वापस ऊपर भी आ रही है, ये कंडीशन है, ठीक है? तो टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, लो तो होगा तभी तो सॉल्युबल होगी। और प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, फिर वही बात होगी, इतना भी हाई प्रेशर नहीं कर लेंगे कि गैस जो है वो लिक्विड ही बन जाए, है ना? तो शुड नॉट बी टू हाई। और आपका जो सोल्यूशन है बेटा वो डाइल्यूट होना चाहिए। मैंने बताया ही था, कुछ और पहले से ही डिज़ोल्व होगा तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट,
क्लियर। तो ये आपका हेनरी लॉ की कंडीशन और उस पर एक न्यूमेरिकल आई थिंक कल नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे हम। आज की क्लास को यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले तो फिर बंद ही कर देंगे, फिर मज़ा नहीं आ रहा तो मतलब ही क्या है। तो सोच समझ के, है ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, पता नहीं मिलती हूँ कि नहीं मिलती हूँ, तो देखते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।